नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कानूनी मामले की तह तक जा रहे हैं। जी। गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य। ये अहम फैसला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 15 मई 2001 को सुनाया था। और हमारे पास इसके कुछ अंश हैं। ये फैसला फॉरेंसिक साइंस लैब मतलब एफएसएल की रिपोर्ट्स को सबूत के तौर पर कैसे देखा जाए, इस पर काफी रोशनी डालता है। विषय सुनने में शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, पर यह क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो आज की हमारी इस पड़ताल का मकसद है ये समझना कि क्रिमिनल केस में सबूत कैसे पेश होते हैं, खासकर तब जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं बल्कि उसकी सर्टिफाइड कॉपी हो। हाँ, मतलब एफएसएल रिपोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी क्या अपने आप में सबूत बन जाती है? क्या इंडियन एविडेंस एक्ट और सीआरपीसीज के बारे में कुछ कहते हैं? चलिए इसी कानूनी पहेली को आज सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो ये मामला शुरू हुआ एक क्रिमिनल रिवीजन पिटिशन से। हुआ ये था कि जो निचली अदालत थी, सेशन कोर्ट, हाँ, उन्होंने एफएसएल सागर की 2 रिपोर्ट्स की सर्टिफाइड कॉपीज थी, एग्जिबिट्स P27 और P28, उनको सीआरपीसी के सेक्शन 293 के तहत सीधा सबूत मान लिया। ओह, यहीं पे दिक्कत शुरू हुई। आरोपी पक्ष ने कहा कि भाई ये ओरिजिनल रिपोर्ट तो है ही नहीं। जी, और उन्हें इन कॉपीज को सबूत मानने के लिए जो एप्लीकेशन दी गई थी उसकी कॉपी भी नहीं मिली। मतलब विरोध करने का मौका ही नहीं मिला। और इतना ही नहीं, उन्होंने रिपोर्ट बनाने वाले साइंटिस्ट PN भावोडिया, उनसे जिरह यानी क्रॉस एग्जामिनेशन करने की अर्जी दी, उसे भी निचली अदालत ने खारिज कर दिया। बिल्कुल, और यहीं से वो मेन कानूनी सवाल खड़ा होता है, सीआरपीसी का सेक्शन 293। ये सेक्शन कुछ खास सरकारी साइंटिफिक एक्सपर्ट्स जैसे एफएसएल वाले, हाँ, उनकी ओरिजिनल रिपोर्ट्स को बिना उनकी गवाही के सीधा सबूत मानने की इजाजत देता है। ये एविडेंस एक्ट के सेक्शन 67 का एक तरह से एक्सेप्शन है। सेक्शन 67 तो कहता है कि डॉक्यूमेंट साबित करने के लिए उसे बनाने वाले का प्रूफ चाहिए होता है ना। सही। तो 293 एक शॉर्टकट देता है, लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये था कि क्या ये शॉर्टकट सिर्फ ओरिजिनल रिपोर्ट के लिए है या उसकी सर्टिफाइड कॉपी पर भी लागू हो जाएगा। यही पॉइंट था आवेदक यानी गोविंद के वकील का। उनका तर्क था कि सेक्शन 293 साफ साफ रिपोर्ट लिखता है, मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, उसमें कहीं कॉपीज का जिक्र नहीं है। हाँ, उनका कहना था कि कॉपीज तो सेकेंडरी एविडेंस हैं, उन्हें सिर्फ सेक्शन 293 के आधार पर एडमिट नहीं किया जा सकता। तो उनके हिसाब से निचली अदालत ने गलती की जब उन कॉपीज को एग्जिबिट P27 और P28 मार्क किया और एक्सपर्ट को बुलाने से मना कर दिया। बिल्कुल। अब इसे समझने के लिए हमें एविडेंस एक्ट के बेसिक्स देखने होंगे। हाँ, जैसे डॉक्यूमेंट क्या है, एविडेंस क्या है। सही। एविडेंस एक्ट का सेक्शन 3 ये बताता है, और कानून हमेशा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यानी प्राइमरी एविडेंस जो सेक्शन 62 में है उसको तरजीह देता है। और सेकेंडरी एविडेंस जैसे कॉपीज, वो तो सिर्फ खास हालात में ही अलाउड है। जी हाँ, सेक्शन 65 में वो कंडीशंस बताई गई हैं, और उनमें से एक कंडीशन है कि अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एक पब्लिक डॉक्यूमेंट हो। सेक्शन 65E। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि क्या FSL रिपोर्ट एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होती है, क्योंकि अगर होती तो शायद उसकी सर्टिफाइड कॉपी चल जाती सेक्शन 65E के तहत। यही सवाल हाईकोर्ट के सामने आया। उन्होंने एविडेंस एक्ट का सेक्शन 74 देखा, जिसमें पब्लिक डॉक्यूमेंट की परिभाषा है। अच्छा, क्या कहती है वो परिभाषा? कोर्ट ने कहा कि पब्लिक डॉक्यूमेंट सरकारी कामों के वो रिकॉर्ड होते हैं जो पब्लिक के इंस्पेक्शन के लिए रखे जाते हैं, मतलब जिन्हें आम जनता देख सकती है। हाँ, लेकिन एक एफएसएल एक्सपर्ट की रिपोर्ट, वो तो उसकी प्रोफेशनल राय है, वो कोई ऐसा सरकारी रिकॉर्ड नहीं है जिसे कोई भी जाकर देख ले या उसकी कॉपी मांग ले। ओह, तो मतलब कोई आम आदमी FSL जाकर किसी केस की रिपोर्ट देखने या उसकी सर्टिफाइड कॉपी मांगने का हकदार नहीं है, जैसा कि सेक्शन 76 में पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के लिए होता है। बिल्कुल। कोर्ट ने एक पुराने केस अब्दुल हकीम खान बनाम राजा सादात अली खान का हवाला भी दिया, और आखिर में कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि एफएसएल रिपोर्ट वो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है। अच्छा, इसका असर क्या हुआ? इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जो नियम पब्लिक डॉक्यूमेंट की कॉपीज पर लागू होते हैं, जैसे सेक्शन 65E या सेक्शन 77, वो एफएसएल रिपोर्ट की कॉपी पर लागू नहीं होंगे। और वो सेक्शन 79 भी नहीं, जो सर्टिफाइड कॉपी को पहली नजर में असली मानने की बात करता है। वो भी नहीं, तो घूम फिर कर बात वहीं आ गई कि CRPC का सेक्शन 293 सिर्फ ओरिजिनल रिपोर्ट पर लगता है और FSL रिपोर्ट पब्लिक डॉक्यूमेंट है नहीं, इसलिए उसकी सर्टिफाइड कॉपी को सेक्शन 293 के आधार पर सीधे सीधे सबूत नहीं मान सकते। एकदम सही।
अब ऐसा नहीं है कि कॉपी कभी सबूत बन ही नहीं सकती। अगर ओरिजिनल रिपोर्ट वाकई खो गई है या नष्ट हो गई है, हाँ, सेक्शन 65C वाली सिचुएशन। हाँ, तब सेकेंडरी एविडेंस यानी कॉपी पेश की जा सकती है। लेकिन तब भी उस कॉपी की ऑथेंटिसिटी, मतलब वो असली कॉपी है या नहीं, और ये फैक्ट कि रिपोर्ट सच में उसी एक्सपर्ट ने बनाई थी, ये सब अलग से साबित करना पड़ेगा। कैसे? एक्सपर्ट को बुलाकर? आमतौर पर हाँ, एक्सपर्ट से जिरह करके, जैसा सेक्शन 67 में जरूरी होता है। उड़ीसा और पटना हाईकोर्ट के फैसले भी इसी तरफ इशारा करते हैं। तो अंत में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने क्या फैसला दिया? हाईकोर्ट ने निचली अदालत का वो ऑर्डर जिसमें कॉपीज को सबूत मान लिया गया था, उसे रद्द कर दिया, और साथ ही वो ऑर्डर भी जिसमें एक्सपर्ट को बुलाने से मना किया गया था। और क्या निर्देश दिए? कोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन या तो ओरिजिनल एफएसएल रिपोर्ट पेश करे, या फिर अगर कॉपी ही पेश करनी है तो उसकी कंटेंट और उसके बनने को साबित करने के लिए गवाह पेश करे, जैसे वो अफसर जिसने कॉपी जारी की या बनाई। समझ गई। तो इस पूरी पड़ताल का सार क्या निकला? देखिए, निचोड़ ये है कि एफएसएल रिपोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी होना ही काफी नहीं है। कानून की नजर में वो सिर्फ एक कॉपी है। सीआरपीसी सेक्शन 293 का जो आसान रास्ता है, वो सिर्फ असली रिपोर्ट के लिए है, क्योंकि एफएसएल रिपोर्ट पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है। बिल्कुल, वो एक एक्सपर्ट की राय है। तो अगर कॉपी पेश करनी है तो उसे दूसरे सबूतों की तरह ही बाकायदा साबित करना पड़ेगा। ये एक छोटा सा दिखने वाला कानूनी नुक्ता है, पर केस पर बहुत बड़ा असर डाल सकता है। और यहाँ हम श्रोताओं के लिए एक सोचने वाला सवाल छोड़ जाते हैं। एक तरफ सबूतों के ये सख्त नियम है जो आरोपी के अधिकारों की रक्षा करते हैं, दूसरी तरफ जल्दी न्याय की जरूरत है। तो इन नियमों का पालन करते हुए, खासकर उन हालात में जहां ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लाना वाकई मुश्किल हो या देर लग सकती हो, तेजी से न्याय कैसे सुनिश्चित किया जाए, ये संतुलन बनाना शायद सबसे बड़ी चुनौती है।